सलाम मसनून आदाब। महफिल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि आपको पता ही है, हम आपकी उत्तराखंड टीईटी यानी यूटीईटी उर्दू की और हिंदी और इसके अलावा जो दीगर और सब्जेक्ट आपके हैं उन सभी की तैयारी करा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने पिछली सारी क्लासेस पढ़ ली होंगी और आज हमारी ये छठी क्लास है, उर्दू की छठी क्लास है और इसके अंदर हम आपका एक PYQ यानी कि जो आपका पेपर हो रखा है पहला उत्तराखंड टेट का, वो सोल्व कराएंगे। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप PYQ यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका आधा पेपर हल हो जाता है। चलिए, तो अभी तक हमने इसकी 5 क्लास करा दी थी, आज ये छठी है और 8 बजे रोज़ाना रात को हम लाइव आते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हों तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा और उसका जवाब हम आपको दे देंगे। चलिए, आपकी स्क्रीन पर UTT PYQ पेपर 1 2020 का है, सेट B है और पेपर 1 है। तो आइए इसके बारे में हम तफसीली गुफ्तगू करते हैं, इसको समझेंगे और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। जी, स्क्रीन पर सबसे पहला आपका सवाल है कि गुरेज़ किस सिन्फ का जुज़्व है। गुरेज़ किस सिन्फ का जुज़्व है। देखिए, उर्दू में कई सारी असनाफ़ होती हैं, जैसे पहले तो 2 हैं, नज़्म और नस्र। फिर नज़्म के अंदर भी कई सारी हैं, जैसे कसीदा हो गया, रुबाई हो गया, मसनवी हो गया, मरसिया हो गया। ठीक है, तो इनको सिन्फ कहते हैं। ठीक, तो अब आपसे सवाल पूछा गया है कि गुरेज़ किस सिन्फ का जुज़्व है, यानी कि गुरेज़ जो है ना ये वाला, अब ये किस में आता है? गज़ल में आता है या फिर मसनवी में आता है या फिर मरसिया में आता है या फिर कसीदे में आता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत मशहूर सवाल है, बहुत जगह आपसे पूछ लिया जाता है। तो सवाल नंबर 61 का आपका सही हो जाएगा जी, कसीदा। अब ये तो आपका हो गया है। अब ये बताइए आप हमें कि मसनवी के अंदर कौन कौन से जुज़्व होते हैं, ठीक है, या फिर मरसिया के अंदर कौन कौन से होते हैं, जैसे जी रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग, शहादत, बैन, ये किसके होते हैं? ये मरसिया के होते हैं। ठीक है, चलिए, तो सवाल नंबर 61 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D यानी कि कसीदा। गुरेज़ कसीदे का जुज़्व है। अगला सवाल जल्दी से आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा गया है कि दज़ही के रोज़गार किसका कसीदा है। कसीदा एक ऐसी नज़्म होती है जिसके अंदर किसी की अच्छाई या किसी की तारीफ़ बयान की जाती है, और याद रहे कि कई बार कसीदे के ज़रिए से किसी की बुराई भी बयान की जाती है। ठीक है, तो कसीदा 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं मदहिया और एक होते हैं हिजविया। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है ये सवाल भी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि तज़ही के रोज़गार किसका कसीदा है। आपके पास ऑप्शन में है सौदा, B में है सोज़ और C में है दर्द और D में है मीर तकी मीर। जी, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपका सवाल नंबर 62 का ऑप्शन A यानी कि सौदा सही हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि सौदा का पूरा नाम क्या था। अगर आपको पता है तो सौदा का पूरा नाम बताइए क्या था। जी, सौदा का पूरा नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ठीक है, कई बार ये भी सवाल आपका पूछा जाता है। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर। देखिए, ये सवाल हम पहले भी करा चुके हैं और आपको इसके बारे में बता चुके हैं। खाकानी हिंद किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन 4 हैं, एक सौदा और B में है मीर और C में है खुसरू और D में है ज़ौक़। जी, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। साथियों, ये वीडियो शेयर और इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे इस वीडियो की रीच और भी लोगों तक पहुंच जाती है और आपके जो दूसरे साथी, दूसरे फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगा, तो किसी का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सवाल नंबर 63 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D यानी कि ज़ौक़। खाकानी हिंद शेख इब्राहिम ज़ौक़ को कहा गया है। ठीक है, अब आपके साथ अब आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि खाकानी हिंद ज़ौक़ को जो खिताब दिया था वो किसने दिया था? जी, किसने दिया था बताइए। एक वीडियो में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये दिया था अकबर शाह सानी ने। जो
कौन से बादशाह थे? बहादुर शाह ज़फ़र से पहले बादशाह थे, उन्होंने ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद खिताब दिया था। और अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि किसके दरबार से मिला था, तो आप बताएंगे बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से। अब एक सवाल ये भी यहाँ से बन सकता है कि ये बताइए कि ज़ौक़ कौन से बादशाह के उस्ताद थे? तो ज़ौक़ कौन से बादशाह के उस्ताद थे? बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 64 यानी कि 64 में आपसे पूछा गया है कि बाग़ बहार किसकी तसनीफ़ है? बाग़ बहार जो किताब है वो किसकी है? बहुत मशहूर सवाल है और बहुत जगह आपसे पूछा जाता है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए में है रजा वली बेग सुरूर, ऑप्शन बी में है शेर अली अफसोस, ऑप्शन सी में है मीर अमन और ऑप्शन डी में है निहाल चंद लाहौरी। जल्दी से बताइए जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत मशहूर सवाल है, बहुत जगह ये पूछा जाता है। तो बाग़ बहार किसकी तसनीफ़ है? मीर अमन की तसनीफ़ है। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर नसरी किताब कौन सी है, तो वो भी बाग़ बहार है। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि बाग़ बहार कब लिखी गई और कब शाये हुई, तो 1802 में तकरीबन ये लिखी गई और 1803 और 4 के दरमियान ये शाये हुई। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाएगा आपसे इसी में से कि रजा वली बेग सुरूर की सबसे मशहूर किताब का नाम बताइए क्या है, वो हो जाएगी फसाना या अजाइब। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि मीर अमन कहाँ पैदा हुए, तो कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है, तो निहाल चंद लाहौरी के बारे में भी सवाल आ जाता है कि ये कौन से इदारे से जुड़े हुए थे, इनका ताल्लुक़ कौन से इदारे से था। तो इस तरह के सवालात आपके जहन में होंगे तो आप फ़ौरन जवाब दे पाएंगे। चलिए सवाल नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर है और आपके सामने एक शेर दिया गया है। क्या दिया है? एक शेर दिया गया है और शेर आपसे कह रहा है कि तालीम लड़कियों की ज़रूरी तो है मगर, तालीम लड़कियों की ज़रूरी तो है मगर खातून खां ना हो वो सभा की परी ना हो। एक शेर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस शेर का खालिक कौन है, यानी इस शेर को किसने लिखा है या किसने पढ़ा है। चलिए ऑप्शन ए में आपके पास ज़रीफ़ लखनवी, ऑप्शन बी में है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन सी में है नज़ीर अकबर आबादी और ऑप्शन डी में आपके पास है शाद अज़ीम आबादी। जी जल्दी से बताइए कमेंट करके ये शेर किसका है। चलिए तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सवाल नंबर 65 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ 65 क्वेश्चन नंबर। अकबर इलाहाबादी का ये शेर है क्योंकि वो ये तो चाहते थे कि लड़कियों की तालीम ज़रूर हो, लेकिन वो इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे कि लड़कियों को तालीम हासिल करनी चाहिए लेकिन उसके बाद ऐसा ना हो कि वो सभा की परी बन जाए, यानी कि वो ऐसा ना हो कि घर के काम काज बिल्कुल ही भूल जाएं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 66 आपसे पूछ रहा है कौन सा जुज़्व मरसिए का है। चलिए देखिए इससे जो पीछे वाले सवाल था उसमें हमने आपको मरसिए के सारे अज्जा बता दिए थे। अब जल्दी से आप बताइए कमेंट करके। ऑप्शन बी आपके पास है तशबीब, ऑप्शन ए है तशबीब, ऑप्शन बी है बैन और ऑप्शन सी है मदह और ऑप्शन डी है तज़मीन। जल्दी से बताइए जी। तो यहाँ पर सवाल नंबर 66 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछा गया है कि मरसिए का जुज़्व कौन सा है। अब मरसिए में कौन कौन से जुज़्व होते हैं, जैसे रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग, शहादत, बैन, ये सारे के सारे किसके हैं? मरसिए के हैं। ठीक है, मरसिया आपको पता है ना, मरसिया होता है, किस लिए होता है मरसिया? मरसिया किसी मरने वाले की या शहीद होने वाले की याद में उसकी खूबियों को बयान करके जी पढ़ा जाता है। लेकिन ये जो सिनफ है वो पहले तो ख़ास थी किसके साथ? करबला के साथ, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के साथ, लेकिन अब शख्सी मरसिए भी बहुत सारे लिखे जा चुके हैं। चलिए अच्छा ये तो आपका हो गया सही जवाब बी। अब ये बताइए तशबीब किसका जुज़्व है, कौन सी सिनफ का? ये है कसीदे का। ठीक है, मदहा भी किसका है? कसीदे का। ठीक है चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा गया है कि मिर्ज़ा दबीर का नाम क्या है? मिर्ज़ा दबीर का नाम क्या है? जल्दी से बताइए जी। 67 में आपसे पूछा गया है मिर्ज़ा दबीर का नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास हैं 4, सलासत अली, फसानत अली, सलामत अली और करामत अली। देखिए इसका तो बहुत आसान जवाब है और आपको मेरे ख्याल से दे देना चाहिए था अभी तक। जी कमेंट करके ज़रूर आप जवाब दीजिएगा। तो 67 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सलामत अली दबीर। ठीक है चलिए
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 68 आपसे पूछ रहा है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल किसका है? गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसने कहा है? बहुत बार सवाल पूछा जाता है और पिछली कई क्लासेस में हमने आपको इसके बारे में बता भी दिया है, तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए में है कलीमुद्दीन अहमद, बी में है रशीद अहमद सिद्दीकी, सी में है आला अहमद सरूर और डी में है एहतशाम हुसैन। जल्दी से बताइए जी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। अब आप मुझे ये बताइए कि कलीमुद्दीन अहमद ने गज़ल के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है। ठीक है, इनका ये कौल है, ये भी बहुत मशहूर है और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सवाल नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आपको पूछा गया है कि सबरस का मुसन्निफ़ कौन है? सबरस का मुसन्निफ़ कौन है? जी बताइए। सबरस एक किताब का नाम है। पूछा गया है कि वो किताब किसने लिखी है? ऑप्शन ए में है आता हुसैन तहसीन, ऑप्शन बी में है खान आरजू, ऑप्शन सी में है मुल्ला वजी और डी में है शाकिर नाजी। जल्दी से बताइए, बहुत मशहूर सवाल है, बहुत सारे इम्तहानात में पूछा जाता है जी। तो यहाँ पर आपका 69 का आपका हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मुल्ला वजी। अब आप ये बताइए कि सबरस किसके कहने पर लिखी गई? कई बार सवाल आ जाता है कि सबरस मुल्ला वजी ने किसके कहने पर लिखी। ठीक है, तो कुतुब शाही दरबार के एक बहुत मशहूर बादशाह हुए हैं, उनके कहने पर ये किताब लिखी गई है। कुतुब शाही दरबार के 5 बादशाह बहुत मशहूर हैं, जिनमें से कुली कुतुब शाह हो गया, ठीक है, मोहम्मद कुतुब शाह हो गया, अब्दुल्ला कुतुब शाह हो गया, ठीक है, तो इसी तरह से इब्राहिम कुतुब शाह हो गया। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वहाँ से भी सवाल बन जाते हैं। अच्छा, कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए कि उर्दू की सबसे पहली दास्तान कौन सी है? उर्दू ज़बान की या दक्कनी ज़बान की सबसे पहली दास्तान कौन सी है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 70 की तरफ, और इसमें आपसे पूछा गया है कि अलबेली सुबह किस शायर की नज़्म है? अलबेली सुबह किस शायर की नज़्म है? आपके पास ऑप्शन 4 हैं, फैज़, अली सरदार जाफ़री, सरवर जहाँ आबादी, शब्बीर हसन ख़ान यानी कि जोश मलियाबादी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ की तशरीह और कर दूँ, जो पिछली क्लास हमारी हुई थी उसमें किसी सवाल के ज़िम्न में तकरीबन मैंने जोश का जो नाम बता दिया था आपको, वो बता दिया था असरारुल हसन ख़ान। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी वहाँ पे। जोश का असल नाम क्या है? शब्बीर हसन ख़ान है। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने वहाँ पे कमेंट में पिन कर दिया था, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जोश का असल नाम था शब्बीर हसन ख़ान और जोश मलियाबादी क्या है? इनका तखल्लुस है जी। चलिए, तो अलबेली सुबह किस शायर की नज़्म है? आपके पास ऑप्शन 4 हैं, जल्दी से बताइए जी। तो सवाल नंबर 70 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या? डी। किसकी है? शब्बीर हसन ख़ान जोश मलियाबादी की। ठीक है, अब थोड़ा सा आप फैज़ की कोई मशहूर नज़्म आपको पता है? फैज़ की किसी मशहूर नज़्म का नाम जल्दी से कमेंट में बताइए जी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये क्या है? फैज़ की बहुत मशहूर नज़्म है। ठीक है, और इसी तरह से आपको जो मशहूर शायर हैं उनकी जो मशहूर नज़्में हैं उनको भी याद कर लेना चाहिए, उसमें सवाल में कभी भी आपके आ जाती है। चलिए, सवाल नंबर 71 आपसे पूछता है कि रानी केतकी की कहानी किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, इंशाउल्लाह खान शाह, सरवर और मीर अमन और डी में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किसकी नज़्म है रानी केतकी की कहानी जी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी जी जी, जिसने ए दिया है वो बिल्कुल सही है। रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंशाउल्लाह खान शाह की है। और इसके बारे में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी कहानी है या दास्तान है जिसके अंदर अरबी फ़ारसी का एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है? तो वो भी कौन सी हो जाएगी? रानी केतकी की कहानी हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में कभी कभी एक शेर भी आपको देखने को मिलेगा कि ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट अरबी और फ़ारसी का एक भी नहीं है। पूरी इस तरह का कोई शेर है, तो उसका मकसद भी यही था कि ऐसी कौन सी कहानी है जिसमें अरबी फ़ारसी वगैरह का कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ वो हिंदी उर्दू में लिखी गई है। ठीक है, स्पेशली हिंदी में। चलिए खैर, आपके सामने है सवाल नंबर 72। आपसे पूछा जा रहा है सोज़े वतन किसकी तख्लीक़ है? सोज़े वतन जी बताइए जल्दी से, किसकी तख्लीक़ है? बहुत मशहूर ये क्या बोलते हैं मजमुआ है। हमने आपको गालिबन पहली या दूसरी क्लास में बताया था इसके बारे में। चलिए, ऑप्शन आपके पास ए है ब्रज नारायण चकबिस्त, इसको चकबस्त भी कुछ लोग पढ़ते हैं, बी में है प्रेमचंद और सी में है सज्जाद ज़हीर और डी में है सरवर जहाँ आबादी। जी बताइए। उत्तराखंड की जो आंसर की है उसमें इसका जवाब गलत दिया गया है, उसमें दिया गया है डी। क्या दिया गया है उसमें? डी। लेकिन ये गलत जवाब है,
क्योंकि सोज़े वतन तो बहुत मशहूर एक मजमुआ है, और ये किसका है जी, सोज़े वतन मुंशी प्रेमचंद का मजमुआ है। अब कई बार आपसे सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का वो कौन सा अफसानवी मजमुआ है जो अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था, तो वो यही है, कौन सा है, सोज़े वतन ही है। कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है सोज़े वतन कब शाये हुआ, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक का बानी किसे कहा जाता है। तरक्की पसंद उर्दू की एक बहुत मशहूर तहरीक है और इस तहरीक का असर कई दहाइयों पर मुश्तमिल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि तरक्की पसंद तहरीक का बानी कौन है, इसका वजूद कब कायम हुआ और ये कब तक रही, इसकी कॉन्फ्रेंस वगैरह कब तक हुई। चलिए, ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए में है प्रेमचंद, बी में है रविंद्रनाथ टैगोर, सी में है इम्तियाज़ अली ताज और डी में सज्जाद ज़हीर। देखिए, ये दो तो होंगे नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है, इनमें से बताइए आप गैस करके जल्दी से जी। चलिए खैर, हम बता देते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सज्जाद ज़हीर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, आपको देखिए कई सारे सवालात यहाँ से बन सकते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कई बार आपसे पूछा जाएगा कि तरक्की पसंद तहरीक कब कायम हुई, तो ये बाकायदा इसकी पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई, 1936 में। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, तो कहाँ बताएंगे आप, लखनऊ में हुई, ठीक है, कहाँ पे, लखनऊ में हुई, ठीक। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कॉन्फ्रेंस थी उसकी सदारत किसने की, तो उसकी सदारत की थी प्रेमचंद ने। किसने की थी, मुंशी प्रेमचंद ने। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद ने तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कॉन्फ्रेंस थी उसकी सदारत करते हुए क्या मशहूर कौल कहा था, क्या मशहूर जुमला कहा था, तो उन्होंने कहा था हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, ठीक है। और कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक की कुल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई है, तो कितनी हुई है, 8 हुई हैं। पहली कहाँ हुई, लखनऊ में हुई है जी, दूसरी कहाँ हुई बताइए जल्दी से, हाँ कलकत्ता में हुई, और तीसरी कहाँ हुई जी जी दिल्ली में हुई, और चौथी कहाँ हुई, हैदराबाद में हुई, और फिर पांचवी कहाँ हुई, इसकी पांचवी कॉन्फ्रेंस फिर लखनऊ में हुई, और फिर मुंबई में हुई छठी, फिर उसके बाद दिल्ली में हुई, और फिर लास्ट भी हैदराबाद में हुई, ठीक है। तो ये इसकी कुल 8 कॉन्फ्रेंस थी। सबसे पहली हुई 1936 में और सबसे बाद की हुई 1954 या 56 में, ठीक है, वो देख लीजिए आप। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और सवाल नंबर 74 में आपसे पूछा गया है कि एक शेर दिया गया है, एक शेर दिया गया है, और ये किसका है, गालिब का शेर है, और बहुत प्यारा शेर है। ये मुझसे पीएचडी के इम्तिहान में भी पूछा गया था, ठीक है। ये बड़े मज़े की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरा पीएचडी का इंटरव्यू था तो उस वक्त ये सवाल मुझसे भी पूछा गया था। तो सवाल क्या है जी, सवाल आपके सामने है कि सब कहाँ कुछ लाला ओ गुल में नुमाया हो गई, सब कहाँ कुछ लाला ओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई, ठीक है। तो इस सवाल में कौन सी सनअत का इस्तेमाल हुआ है वो आपसे पूछा गया है जी। चलिए जल्दी से बताइए, अगर आपको पता है, ये काफ़ी इम्तहानात में सवाल आता है और इसके बारे में बहुत सवालात किए जाते हैं। ऑप्शन ए में आपके पास है मजाज, ऑप्शन बी में है हुस्न तालील, ऑप्शन सी में है लफ़ व नश्र, और ऑप्शन डी में आपका है तबाक। जी जल्दी से बताइए। देखिए, इसका सही जवाब तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हैं इसमें। कौन कौन से हैं, अक्सर लोगों को पता होगा कि एक इसमें सिनत है, लेकिन मैं आपको बताऊँ आज 2 हैं इसमें। तो ये तो नहीं होगा ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं होगा, बी और सी इसके दोनों सही हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे ऐसी सूरत में, तो अक्सर जो माना जाता है इसका जवाब, वो माना जाता है हुस्न तालील। क्या माना जाता है, हुस्न तालील, ठीक है। हुस्न तालील का क्या मतलब होता है, हुस्न तालील का मतलब होता है कि किसी शहर में किसी बात के होने की कोई ऐसी इल्लत, यानी कोई ऐसी दलील, कोई ऐसा लॉजिक बयान किया जाए जो दरअसल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसी ही बात की गई है इस शेर में, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा इसमें क्या है, सॉरी नहीं, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये लफ़ व नश्र की जगह क्या होना था, तज़ाद होना था, क्या तज़ाद, आप इसको थोड़ा सही कर लीजिए। इसमें 2 सिनतें हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो हुस्न तालील है और दूसरा तज़ाद है, लफ़ व नश्र नहीं है, ठीक है, लफ़ व नश्र नहीं है जी, तज़ाद है। अब तज़ाद कैसे है वो भी आप देख लीजिए, हुस्न सिनत तज़ाद।
एक होता है पिन्हा, क्या होता है, नुमाया, नुमाया, और एक है पिन्हा, ठीक है, नुमाया और पिन्हा। तो ये दोनों एक दूसरे की ज़िद है। नुमाया का मतलब क्या होता है जी, जाहिर करना, दिखाना, ठीक है, हाईलाइट करना। और पिन्हा का मतलब क्या होता है, छुपाना, ठीक है, किसी चीज़ को छुपाने को पिन्हा कहते हैं और ज़ाहिर करने को, दिखाने को नुमाया कहते हैं। तो इस शेर में दो सीनतें इस्तेमाल की गई हैं। पहली सीनत है हुस्न तालील, जिसको अक्सर जगह सही माना जाता है, लेकिन इसमें एक और भी सीनत है, उसका नाम है तजाद, ठीक है। वो कहाँ से आती है, नुमाया और पिन्हा से, ठीक है। चलिए, लफ़ो नश्र इसका नहीं होगा, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी पहले, अब सही हो गया है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और ये एक इक़्तिबास है जो आपको पढ़ना है और उसके बाद इसके जवाबात देने हैं। जल्दी से मैं इक़्तिबास पढ़ लेता हूँ। देखिए, इक़्तिबास पढ़ने की वैसी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पढ़ देता हूँ ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाए, आपको पता लग जाए कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ से शुरू होता है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ पहले जी। जदीद टेक्नोलॉजी ने मखतूतात और हवाला जाती किताबों तक रसाई को निहायत ही आसान बना दिया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंटरनेट और वेबसाइट ने तरक्की की राहें खोल दी हैं। ज़्यादातर मकालों में बग़ैर हवाले के दूसरों के इक़्तिबासात पेश करने का चलन ख़तरनाक हद तक आम हो चुका है। अब देखिए, जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम पीएचडी वगैरह करते हैं या रिसर्च करते हैं, तो उसमें एक चीज़ होती है, क्या होती है उसमें, कि कई बार हम किसी दूसरे राइटर का लिखा हुआ कोई मवाद लेते हैं और उसको अपने नाम से छाप देते हैं। तो ये क्या होता है, ये साहित्यिक चोरी माना जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, साहित्यिक चोरी माना जाता है। तो ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। उसको क्या कहते हैं उर्दू में, सरक्का या सुरक्का कहते हैं। सरक्का ही सही क्या है, लफ्ज़ है, ठीक है। चलिए जी, बस खुशी इस बात की है कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो तहक़ीक़ के उसूल व ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी करते हैं। वो अपनी तहक़ीक़ के ज़रिए नए मसाइल, नए मौज़ूआत और नए इंकिशाफ़ात क़ारीन के सामने लाते हैं। क़ारीन कहते हैं किसको, पढ़ने वालों को। सख्त मेहनत और रियाज़त करने वाले ईमानदार मुहक़्क़ीक़ीन के काम के सबब हमारी ज़बान उर्दू के कुछ नए दरीचे खुलते हैं और कुछ नए गोशे मंजर-ए-आम पर आते हैं। जी, ये आपसे अब इसके बारे में सवालात पूछे जाएंगे। उम्मीद है आपने ये सही से पढ़ा और सुना होगा। तो सवाल नंबर 75 में आपसे पूछा गया है कि मज़मून निगार किन मुहक़्क़ीक़ीन की सताइश कर रहा है, किन मुहक़्क़ीक़ीन की सताइश कर रहा है, यानी कि खूबी बयान कर रहा है। किन की, ए में है तहक़ीक़ी उसूल व ज़वाबित के पाबंद, और बी में है टेक्नोलॉजी से वाकिफ़, सी में है ऑनलाइन लिखने वाले, और डी में है बेदार मग़ज़। तो सही क्या है, किन की तारीफ़ कर रहा है, उनकी कर रहा है जो तहक़ीक़ी उसूल व ज़वाबित के पाबंद हैं और किसी और की चोरी नहीं करते, मतलब किसी और की साहित्यिक चोरी नहीं करते, जिसको प्लेजरिज्म भी बोला जाता है इंग्लिश में। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा जा रहा है कि मज़मून निगार ने जदीद टेक्नोलॉजी के किस मुस्बत पहलू को सराहा है। बताइए जल्दी से, मतलब टेक्नोलॉजी से क्या फ़ायदा हुआ है, किसको सराहा है उसने। ए में है हवालाजात की सहूलत, बी में है तहक़ीक़ में सहूलत, और सी में है फ़हरिस्त कुतुब की सहूलत, और डी में है तरक्की की सहूलत। अब देखिए, मुझे लगता है ये जो पेपर बनाया है ना, ये किसी पीएचडी स्कॉलर ने बनाया है या फिर किसी डॉक्टर साहब ने बनाया है, क्योंकि उन्होंने इसमें अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो डाल दी जी। चलिए खैर, तो सवाल नंबर 76 का क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। सवाल नंबर 76 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तहक़ीक़ में सहूलत, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी से क्या हो गया, हमें रिसर्च करने में बहुत आसानी हो गई। बहुत सारी किताब और बहुत सारा मवाद हमें कहाँ से मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है। चलिए जल्दी से सवाल नंबर 77 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से पूछा गया है मज़मून निगार ने इंटरनेट के किस मनफी पहलू का जिक्र किया है, जल्दी से बताइए। ए में है मखतूतात का सरक्का, और बी में है हवालाजात का सरक्का, और सी में है इक़्तिबासात का सरक्का, और डी में है किताबों की अक्स का सरक्का। जी, तो सवाल नंबर 77 का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इक़्तिबासात का। इक़्तिबास कहते हैं किसको, पैराग्राफ को। कई बार क्या होता है, जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, पीएचडी करने वाले लोग होते हैं, वो किसी और के रिसर्च में कही गई बात को अपनी बात साबित करने के लिए अपने किस में शामिल कर देते हैं, पीएचडी थीसिस में शामिल कर लेते हैं। चलिए, सवाल नंबर 78 आपसे पूछ रहे हैं कि इस इक़्तिबास का बुनियादी मौजू क्या है।
इसका टाइटल क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में आपके पास सोशल मीडिया की अहमियत, बी में है इंटरनेट की अफादियत, और सी में है वेबसाइट की दुनिया, डी में है जदीद टेक्नोलॉजी और ज़बान उर्दू। जी, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से चलते हैं जी, सवाल काफ़ी अभी हमारे बचे हुए हैं। तो स्क्रीन पर सवाल नंबर 79 आपके पास है। पूछा गया कि मज़मून निगार का सरक़ा के मुतालिक रद्द-ए-अमल क्या है। उसने क्या कहा है, इस बात से उसको क्या फ़र्क पड़ा है, उसको दुख हुआ है, हैरत हुई है, गुस्सा आया है या फिर खुश आइंद बताए। तो ये क्या हुआ, उसको दुख हुआ है, ठीक है, रंज हुआ है, अफसोस हुआ है। चलिए आगे फिर आपको एक इक़्तिबास दिया गया है, आपको उसको पढ़ना है और उसके जवाब देने हैं। मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ और फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चाँद ज़मीन के इर्द गिर्द 3.27 दिन में चक्कर लगाता है, ठीक है, कितने में? तकरीबन 3.5 दिन में। इसको याद रखिए आप, क्योंकि इसी से सवाल पूछे जाएंगे। उसके रास्ते को चाँद, इसके रास्ते को चाँद का मदार कहा जाता है। चाँद ज़मीन के मरकज़ से औसतन जी 3,85,000 किलोमीटर के फासले पर 0 to 3.1 किलोमीटर फ़ी सेकंड की औसत रफ्तार से चक्कर लगाता है। उमूमी सैयार चौं के बरक्स इसका चक्कर ख़त्ते इस्तिवा के मुस्तवी के बजाय इस मुस्तवी के करीब है, जिसमें ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। वक्त के साथ साथ चाँद का मदार बढ़ रहा है, यानी ज़मीन से औसत फासला ज़्यादा हो रहा है। इसे अफज़ाइश मद्दोजज़री कहा जाता है। कई लाख साल पहले चाँद की महवरी गर्दिश का दौरानिया उसके ज़मीन के गिर्द एक चक्कर पूरा करने से ज़्यादा था, मगर ज़मीन की कोशिश ने चाँद की महवरी गर्दिश की रफ़्तार कम करके उसे इस तरह महदूद कर दिया है कि उसकी महवरी गर्दिश का दौरानिया ज़मीन के गिर्द मदार में एक चक्कर पूरा करने के बराबर हो चुकी है। चलिए अब जल्दी से इस सवाल को सवालनामे को मुकम्मल करते हैं। और सवाल नंबर 80 का आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपके सामने ही, जल्दी से बताइए। सवाल है, चाँद ज़मीन के गिर्द एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? जी जल्दी से बताइए। तो सवाल नंबर 80 का आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए। तकरीबन 1.5 दिन, तकरीबन 2.5 दिन, या तकरीबन 3.5 दिन, और डी में है तकरीबन 4.5 दिन। जी क्या सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 80 का आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तकरीबन 3.5 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। चलिए 81 में आपसे पूछा गया है, ज़मीन के गिर्द चाँद की दायरा नुमा गर्दिशगाह को क्या कहते हैं? ज़मीन के गिर्द जिस जगह से होकर चाँद गुज़रता है उसको क्या कहते हैं? ए मदार, बी इस्तवा, सी मरकज़ और डी ख़त। जल्दी से बताइए। तो इसको क्या कहते हैं साथियों? मदार कहते हैं। चलिए अगला जो आपका सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है और उसका नंबर है सवाल नंबर 82 यानी कि 82। आपसे पूछा गया है, ज़मीन से चाँद कितनी दूरी पर है? जल्दी से बताइए। तकरीबन 6 लाख किलोमीटर, तकरीबन 4 लाख किलोमीटर, तकरीबन 5 लाख किलोमीटर और तकरीबन 7 लाख किलोमीटर। जल्दी से बताइए। सवाल नंबर 82 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तकरीबन 4 लाख किलोमीटर। कितना? 3,85,000 किलोमीटर है, तो कितना हो गया वो? तकरीबन 4 लाख हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और पूछा जा रहा है कि चाँद की गर्दिश की रफ्तार का औसत क्या है? चाँद की गर्दिश की रफ्तार का औसत क्या है? ए 023.2 और बी में है 032.1 और सी में है 02.21 और डी में है 023.1। जल्दी से बताइए आप 83 का क्या हो जाएगा? तो 83 का आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्लास आपकी आज काफ़ी बड़ी हो गई है मुझे लग रहा है। और कितने मिनट हो गई? 28 मिनट हो गई। जल्दी से पूरा करते हैं इसको जी। तो सवाल नंबर 84 आपसे पूछ रहा है कि अफज़ाइश मद्दे जज़री से क्या मुराद है? चाँद का मदार बढ़ना, चाँद का हजम बढ़ना, चाँद की तजल्लियात का घटना या फिर चाँद की तजल्लियात का बढ़ना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चाँद का मदार बढ़ना। ठीक है 84। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये अब क्या हो गया, आपका एक टीचिंग अप्रोच से जुड़े हुए सवाल हैं। आप जो आपका पढ़ाने का तरीक़ाकार है उससे जुड़े हुए सवाल आते हैं, इसको आपको बहुत केयरफुली देना है। एक अच्छा मुअल्लिम कौन है? ए सीखने के मौके फ़राहम करता है, बी तलबा को नोट्स फ़राहम करता है, सी कारगर मफाद फ़राहम करता है और डी उसूल नज़रियात की वजाहत करता है। ठीक है तो यहाँ सबसे जो बेस्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सीखने के मौके फ़राहम करता है। ठीक है वही अच्छा मुअल्लिम है। चलिए सवाल नंबर 86 में आपसे पूछा गया है कि ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस क्या है? देखिए पहले आपको सवाल को पूरा अच्छी तरह से पढ़िएगा क्योंकि आपको तभी पता लगेगा। ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा, जो ऐसे छात्र हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो ज़बान की
समझ में कमज़ोर हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? तलबा को अलग अलग पढ़ाना, या तलबा को एक साथ पढ़ाना, या ग्रुपों में तकसीम करना, या फिर डी, इनमें से सभी। देखिए ये सारे ऑप्शन सही हैं। कई बार ज़रूरत पड़ने पर आप तलबा को अलग अलग पढ़ाएंगे, कई बार उनको एक साथ भी बिठा के पढ़ाएंगे, कई बार ग्रुपों में भी पढ़ाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और पूछा जा रहा है कि उस्ताद के लिए कौन सी मिसाल मौजू हैं? उस्ताद को हम क्या कह सकते हैं? ए पुलिसमैन, बी पहरेदार, सी तबीब, और डी है माली। जल्दी बताइए क्या कह सकते हैं। देखिए डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एक बाग में माली फूलों को काटता छांटता और उनको बेहतर बनाने की कोशिश करता है, उनकी कमियां दूर करके, तो ऐसे ही क्या करता है एक टीचर करता है अपने स्टूडेंट के साथ, जो उनकी कमियां होती हैं उनको दूर करता है और उनको निखार के बेहतरीन बना देता है। ठीक है, तो माली का काम ही क्या करता है? उस्ताद करता है। चलिए जल्दी से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 88। उस्ताद के लिए क्या मुनाफी है? उस्ताद के लिए क्या मुनाफी है? उस्ताद के लिए क्या नुकसानदायक है, या उसको क्या नहीं करना चाहिए? ए आपके पास है जल्दी भरोसा करना, बी पेशे की इज़्ज़त व मोहब्बत, ये तो है, इसको तो होना चाहिए, उसूल व ज़वाबित का पाबंद, ये भी होना चाहिए, और डी है इनफिरादी तफावत का फ़हम। ठीक है, तो इसको भी होना चाहिए। तो क्या है इसका सही जवाब? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जी ए, यानी कि जल्दी भरोसा उस्ताद को नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उस्ताद को जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए किसी भी बात पे। अब कैसे नहीं करना चाहिए? बच्चे ने कुछ भी अपने बारे में बताया और आपने उस पर यकीन कर लिया, तो ऐसा नहीं करना, आपको तहक़ीक़ करनी चाहिए। अब जल्दी से बढ़ते हैं आपके अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है मुअल्लिम की शख्सियत मेयारी होनी चाहिए, क्योंकि मुअल्लिम जो है उस्ताद टीचर की शख्सियत जो है वो मेयारी क्यों होनी चाहिए, रोल मॉडल क्यों होना चाहिए? इसलिए क्योंकि ए में है तकर्रुर में आसानी होती है, ये तो खैर हो ही जाता है, बी मुअल्लिमीन में वक़ार हासिल होता है, ये भी हो जाता है अगर आपकी शख्सियत अच्छी है, और सी तलबा तक़लीद करते हैं, और डी रौब डालने में मुआविन होती है। ठीक है, इसकी ज़रूरत तो नहीं है, ये तीनों सही है, लेकिन इनमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है आपका? तलबा तक़लीद करते हैं। ठीक है, एक टीचर को इसलिए बेहतरीन होना चाहिए, उसका जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, उसकी शख्सियत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तलबा उसकी तक़लीद करते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। चलिए आज का आपका आखिरी सवाल है सवाल नंबर 90, और इसमें आपसे पूछा गया है कि क़वाइद की तदरीस में किस 3 बातों का इल्म ज़रूरी है? आप ध्यान दे लीजिए, क्या पूछ रहा है? क़वाइद। ठीक है, क़वाइद पूछ रहा है आपसे, यानी ग्रामर जब आप पढ़ाते हैं तो आपको किन 3 बातों का इल्म रखना चाहिए? जब आप क्या पढ़ाते हैं? क़वाइद पढ़ाते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं। ठीक है, ए इल्म बलागत, इल्म सर्फ़ और नहव, बी इल्म हिज्जा, सर्फ़ और नहव, और सी ज़रबुल अमसाल, सर्फ़ और नहव, और डी है इल्मुल अस्मा, सर्फ़ और नहव। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इल्मुल अस्मा, सर्फ़ और नहव। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 30 सवाल। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से समझा होगा, और पिछली क्लासेस आपने देख ली होंगी। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और याद रखिए रोज़ाना 8 बजे रात को हम आपसे मिलते हैं, और आप तैयार रहा कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।